हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हैं दीपक पेंटल साहब हैं। आप जीएम एक्स वाइस चांसलर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, जीएम फूड की तरफदारी से हैं। और एनके सिंह हैं, आप नेशनल प्रोफेसर हैं, बीपी पाल चेयर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बायोटेक्नोलॉजी। और मोहिनी मोहन मिश्रा जी हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान संघ, आप इसके खिलाफ में हैं। और हमारे देवेंद्र शर्मा जी हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट चंडीगढ़ से। देवेंद्र जी, आपसे ही ये चूंकि हम अपने दर्शकों से कह दें कि ऐसी बहसों में मैं तो कम से कम सक्षम नहीं हूं, क्योंकि कल मैं उत्तर प्रदेश को लेकर चिंतित था, फिर बिहार में लगा हुआ था जीएम फूड, तो माफ़ कीजिए। फिर भी अगर सरल रूप से अगर मैं अपने दर्शकों को अगर आपको समझाना हो, जो ये सोच के बैठे हैं कि जीएम फूड अच्छा है, तो आप 2-3 बातों में संक्षेप में क्या कहेंगे कि जीएम फूड अच्छा नहीं है? देखिए, हमें पहले तो दर्शकों को यह समझना है कि जीएम फूड होता क्या है। जीएम फूड मतलब यह है कि नॉर्मली आप गेहूं को गेहूं से क्रॉस कर सकते हैं, राइस को राइस से क्रॉस कर सकते हैं, उसकी नई उन्नत बीज निकाल सकते हैं। लेकिन साइंटिस्टों ने एक जेनेटिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसके सेल के लेवल पे जाके, डीएनए के लेवल पे, जो भी कहें आप, जीन को ट्रांसफर किया। अब बैक्टीरिया का जीन आप प्लांट में डाल सकते हैं, पौधे का जीन आप आदमी में डाल सकते हैं, आदमी का जीन आप गधे में डाल सकते हैं, गधे का जीन आप घोड़े में डाल सकते हैं। तो ये जो क्रॉस ब्रीडिंग उन्होंने एक जो कहते हैं स्पीसीज बैरियर जो तोड़ा है, वो उसके करके जो आप देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसको कंपनियों को नजर आता है कि वो एग्रीकल्चर में हो सकता है, इसलिए एग्रीकल्चर पे सारा जोर है। ये कहा जाता है कि साहब इससे बहुत बड़ा फायदा होगा पैदावार में और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, और ये पेस्टिसाइड्स जो एनवायरमेंटल इश्यूज है, पेस्टिसाइड खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन समझने की जरूरत यह है। हाँ, मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, आप कह लीजिएगा कि जैसे अगर हम अपने दर्शकों को, जैसे मलिहाबाद में 2 आम की कलम मिलाकर एक आम बना दिया जाता है, उसका नाम बिल क्लिंटन आम रख देते हैं या नरेंद्र मोदी आम रख दिया जाता है, ठीक है, तो वो एक तरह से हम ये प्रयोग कर ही रहे हैं। अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी लगाते हैं और एक प्रयोग करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है, ये बताइए। देखिए, जो आप ये कह रहे हैं कि आम को आम से क्रॉस किया, वो भी टेक्नोलॉजी है, और उसका हमने जो नेचर में उपलब्ध है वो हमने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है, इसमें सेल के लेवल पे है। इसमें हम जीन का जो एक्सचेंज है या जीन को ट्रांसफर करते हैं किसी जानवर से, किसी पशु से, जहां भी किसी कीड़े से, किसी बैक्टीरिया से, वो हम इसमें कर पाते हैं। ये फर्क है इसमें, जो नेचर नहीं अलाउ करता है वो हम इस साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं। लेकिन बात यह है कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल ठीक है, नोबडी इज अपोज्ड टू टेक्नोलॉजी। लेकिन टेक्नोलॉजी का अगर फायदा है तब तो आप लेके आइए। जब तक आपके पास रिजल्ट्स नहीं है तो आप उसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं? हमें समझ आता है कंपनियों का इंटरेस्ट इससे जुड़ा हुआ है। मैं आपको उदाहरण दूं कि अभी पिछले जितने भी 25 साल तकरीबन हो गए हैं जीएम रिसर्च को, जब से पहला प्रोडक्ट आया है मार्केट में, तब से अभी तक देखा गया है कि 25 से थोड़े ज्यादा भी हो गए होंगे, लेकिन तब से देखा गया है कि एक भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल नहीं है दुनिया में जो पैदावार बढ़ाती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का की स्टडीज, वो सब ये कहती हैं कि एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न की जो पैदावार है वो कम होती है नॉर्मल वैरायटी से। लेकिन अमेरिका ने बंद नहीं किया। अमेरिका में तो इसकी इजाजत है, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम। देवेंद्र जी, इसके बावजूद अमेरिका में इजाजत है। आनंद रंगनाथन ने अपने लेख में लिखा है कि यूरोप है, चीन है। जी बिल्कुल, हाँ, तो फैक्ट्स बिल्कुल, क्योंकि वो मैटर ऑफ कन्वीनियंस है। वहां पर ये पेटेंट का इतना जाल बिछ चुका है, कंपनियां फार्मर्स के साथ इतना एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं, वो निकल नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि अमेरिका में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज जो आ गया है, जिसको बायो टेररिज्म कहते हैं। बाहर का तो जब आता है बाहर से कुछ, तब उसको कहते हैं बायो टेररिज्म, कोई बाहर की चीज अंदर ना आए। लेकिन अंदर देखिए उनके कि आज तकरीबन 100 मिलियन एकड़ में अमेरिका में सुपर वीड्स पैदा हो गए हैं, जो वीड्स किसी चीज से कंट्रोल नहीं हो पाते, जिसके लिए अब नई जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल लेके आ रहे हैं, जिसमें और केमिकल्स का उपयोग हो रहा है, अलग अलग भांति का। पेस्टिसाइड का उपयोग अमेरिका में बढ़ गया है। तकरीबन पिछले 20 साल 25 साल में 400 बिलियन पाउंड का पेस्टिसाइड उपयोग ज्यादा होना शुरू हुआ है। अगर आप ब्राजील में देखें, अर्जेंटीना में देखें, जहां की बीटी क्रॉप्स लगाई जाती हैं, वहां भी पेस्टिसाइड का उपयोग 10 गुना 20 गुना बढ़ा है। चाइना में बढ़ा है। भारत में भी जब से बीटी कॉटन आई है तब से केमिकल्स का उपयोग बढ़ गया है पेस्टिसाइड का। और ये क्लेम किया गया था साहब कि ये जो है ये क्रॉप से पर्यावरण साफ होगा। एक बात और मैं कह दूं छोटी सी बात में, कि ये
कहा जाता है सब ये क्रॉप्स ड्राउट रेजिस्टेंट होंगी, एक जैसे आपने पहले कहा कि 1 ड्रॉप क्या है, सेविंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, ये क्लेम था। अब अमेरिका में पिछले 3 सालों से भयंकर सूखा पड़ रहा है कैलिफोर्निया में और टेक्सास में। कहां है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जो उनको बचा सकती हैं? सब वहां फसलें गायब हो गई हैं, अब सिर्फ ट्रेडिशनल फसलें बची हैं जो उसका वो कर पा रही हैं, उसको रेजिस्ट कर पा रही हैं। पर क्या हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉनसून नहीं बना सकते? आदमी को भ्रम पैदा किया जाता है। हाँ, पर ठीक है, मैं इसको थोड़ा हल्का फुल्का, देवेंद्र जी जब आप कह रहे थे, जब आप कह रहे थे तो दीपक पेंटल साहब के रिएक्शन से ऐसा लग रहा था कि उन्हें आपकी हर बात से ऐतराज है। नहीं, ऐतराज नहीं, उन्होंने कहा उसी के आप काउंटर व्यू रख दें तो हमें समझने में थोड़ा आसानी मिलेगी। साइंस को डिस्टॉर्ट करना ठीक नहीं है। उन्होंने साइंस को डिस्टॉर्ट नहीं किया, फैक्ट रखा। नहीं, ये हुआ उन्होंने है, जैसे कहा, एग्जांपल दी कि इंसान की जीन प्लांट में, प्लांट की जीन गधे में। तो ऐसा समझाने के लिए बात कर रहे थे कि जीएम फूड बनता कैसा है। वो तो एक कैरिकेचर है कि साइंटिस्ट इतना दिमाग खराब है उनका कि इधर की जीन उधर डाल देंगे। पर मैं ये कहना चाहूंगा पहले सबसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त ये है कि क्या हम नई टेक्नोलॉजीज यूज करना चाहते हैं या नहीं। ये बात बहुत पुरानी हो गई, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर। ये बात उस टाइम भी उठी थी कि क्या हम मैक्सिकन वीट्स को देश में लगाना चाहते हैं या नहीं। उस क्या मैक्सिकन वीट्स जो आप जिन्होंने जो हरित क्रांति के लिए बीज उन्होंने जो दी थी गेहूं की, क्या वो जेनेटिक जीएम बीज थी? वो जेनेटिकली मॉडिफाइड थी। क्या वो इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं थी? देवेंद्र ने अपने शुरू में वो कलम वाला जो उदाहरण दे रहे थे कि हम और प्राकृतिक रूप से किया हुआ और एक इस तरह से एक कंपनी के लैब में तैयार के, दोनों में बड़ा अंतर है। टेक्नोलॉजी का विरोध उन्होंने नहीं किया। एक टर्बो प्रॉप है तो दूसरा जेट इंजन है। ठीक है, ये फर्क है, इससे कोई डिनाई करने की बात नहीं। ठीक है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ इसलिए मेरी प्रेजेंस है क्योंकि मैंने खुद इस एरिया में काम किया है और हमने ही इस देश के लिए कुछ बनाया है और वैज्ञानिकों ने भी बनाया है। ये कहना कि ये सिर्फ मल्टीनेशनल्स ही करेंगी, अगर हम इसी तरह से चलते रहे और हमने अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई तो बिल्कुल हम उन पर निर्भर हो जाएंगे। क्राइसिस आएगा तो हम उनके पीछे भागेंगे, लेकिन हमने कुछ टेक्नोलॉजी बनाई है और मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप पहले दूसरों से कुछ लेना नहीं, आप पहले मुझे इसका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जीएम फूड नहीं है, फसल नहीं है, मैं अपने ही उदाहरण देना चाहता हूं। उत्पादकता, जैसे मोदी कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना, तो उत्पादकता, यील्ड बढ़ गई हो। हमने आप बताइए अपनी ही क्रॉप मस्टर्ड में जो हिंदुस्तान में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 60 लाख हेक्टेयर में ये क्रॉप ग्रो होती है। हमने इसमें 2002 में हाइब्रिड्स बनाए थे, वो जीएम हाइब्रिड्स जो आज तक फार्मर की फील्ड में नहीं गए क्योंकि कुछ ना कुछ विवाद चलता रहता है। और उनकी आईसीआर ने ट्रायल्स की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में ये दिखाया कि उसमें 20 से 30% वृद्धि हुई है पैदावार में, जो कि हमारी प्योर लाइन से। पर ये ऐसी वृद्धि तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी से भी कर लेते हैं। आपका क्यों नहीं कर लेते? और करते रहे हैं, हमने कई फसलों में किया है। हम किस में बताइए? किसी में किया है, बहुतों में किया। मेरे पास अब ऑफ हैंड नहीं है जानकारी। तो ऑफ हैंड है भी नहीं, है भी नहीं। ये सारा जो पिछली सदी में जो भी फूड में इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, पैदावार में इंप्रूवमेंट हुई हैं, वो सारी प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के कारण हुई हैं। अच्छा। और दूसरी बात फर्टिलाइजर, और तीसरी बात मैकेनिकल एनर्जी। अगर आप बैलों से ही जमीन को करते रहते तो आपकी 1/3 जो है पैदावार वो बैल ही खा जाते। तो जब आपकी जनसंख्या, ये भी आप थोड़ा सा अति में दे रहे हैं जैसे। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि बैल खा जाते बेचारे। बिल्कुल खाते। मैं आपको डेटा दूंगा और डेटा के साथ बात करूंगा। ठीक है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक उदाहरण देके बताइए ताकि तो मस्टर्ड का मैंने उदाहरण दिया। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये सारा, इस पे 30-40 करोड़ हिंदुस्तान की ही गवर्नमेंट्स ने पैसा खर्चा है। ये पब्लिक फंडेड रिसर्च है, ये कहीं बाहर से नहीं आई है। तो इसमें क्या एतराज है? और ऐसी ही रिसर्च से जो कनोला क्रॉप बनी है कनाडा में, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन डबल कर दी है और कनोला ऑयल हम इंडिया में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और सारी दुनिया में कनोला ऑयल बिक रहा है एज ए प्रीमियम ऑयल।
वही ट्रांसजेनिक में 3 जीन्स हमारे मस्टर्ड में है, वही 3 जीन्स यहाँ एक अंतर करना बहुत जरूरी है। बताइए। 3-4 कॉरपोरेट का बीज उत्पादन पे या कीटनाशक उत्पादन पे कब्जा हो वो, और आप जो ये कह रहे हैं, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं, मान लीजिए कि ये इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो किसानों को दे कि ले जाइए हम सब्सिडी देते हैं, या पूसा इंस्टीट्यूट दे कि हम देते हैं, कृषि मंत्रालय किसी और संस्था से दे, वो मॉडल क्या है? एक और मिथ थोड़ा बस्ट करने की जरूरत है। कर दीजिए सर फिर। कि आप फार्मर क्या मैकेनिकल चीजें नहीं खरीदता, फर्टिलाइजर नहीं खरीदता, तो हम सीड खरीदने पर क्यों अड़े हुए हैं? ठीक है। सिर्फ ये है कि मोनोपोलीज नहीं होनी चाहिए। अगर एक टेक्नोलॉजी और एक सोल्यूशन एक क्रॉप को बचाने का सिर्फ एक कंपनी के पास है, तो वो गलत चीज है। अगर 3-4 कंपनीज 5 कंपनीज compete कर रही हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? बाद में जाके सब टेक ओवर करके, ठीक है। क्या करना है? मिश्रा जी, अब आप जो इन्होंने कहा कि बीज किसान कंफ्यूज ना हो जाए, आप अपनी बात जरूर करिए, कोई रोक नहीं है कि बीज आप पहले अभी भी किसी से न किसी से खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी अभी भी आप किसी न किसी से खरीदते हैं, और सरकार पब्लिक मनी से ये रिसर्च करवा ही रही है। अगर मोनोपोली की समस्या हटा दी जाए तब क्या कोई विवाद रह जाता है? दीपक साहब ये बता सकते हैं, वो वैज्ञानिक है जैसे बता रहे हैं कि ये जो 2500 प्रकार की बैगन की यहाँ आज भी भारत में जो डाइवर्सिटी है, वो किस वैज्ञानिक ने बनाया था, कौन सा जीन टेक्नोलॉजी से बना था? हमको जानकारी है, मैं बेसिकली उड़ीसा का हूँ, इतने धान के किस्में हैं। धान तो खत्म हो गया सर, आम के 5000 किस्में थे, अब तो 400 भी नहीं। वही मैं बात बता रहा हूँ। आप सारे वैज्ञानिक लोग इकट्ठा होकर, मैं भी पढ़ाई किया हूँ भाई साहब, मैं भी कृषि में पढ़ाई किया हूँ, 6 साल पढ़ाई किया हूँ। सारे लोग मिलकर, सारे लोग को एक्सटेंशन का काम करते हुए, जो आज अपने प्रधानमंत्री भी बोले लाभ टू लैंड, ये पहला शब्द है, ये आज नहीं आ रहा है। हमने पढ़ाई के समय एक सब काम करते थे। अब इतने कोशिश के बाद भी ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, सबूत विप्लव के बारे में बताए ये अपने दीपक साहब, वो बता दे एक भी किसान देश भर में, कोई एक किसान जैसा ये लोग बताते हैं, हम लोग बताते हैं, ऐसा किया है क्या खेती? ये नहीं किया है। जैसा प्रेस्क्रिप्शन ये वैज्ञानिक लोग को देते हैं, उसमें लाखों करोड़ रुपया खर्चा हो गया, पढ़ाई भी हो गई, एक्सटेंशन भी हो गया, प्रचार भी हो गया, टीवी रेडियो में हो गया। कोई भी एक किसान बता दे कि हम जैसे ही बताते हैं प्रेस्क्रिप्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन में वहाँ कैंसर के मरीज तो पैदा किए हैं, ट्रेन चल रही है पंजाब में। दूसरी बात है बीज, वो कैंसर हॉस्पिटल खोलने का पंजाब में देवेंद्र जी बताएंगे कि मुद्दा है उनके यहाँ। ये सारी जो बीज का मामला है, ये सारे बीज किसानों का ही है, उनका विरासत है। उनसे थोड़ा इधर उधर करके ये जो व्यापार में आ रहे हैं सारे लोग, कंपनी हो, अपने यूनिवर्सिटी हो, अपने सरकार भी हो, ये सारी इसका अधिकार तो किसान को देना चाहिए। आप इन्वेस्ट करो, आप फाउंडेशन सीड तो किसान को दे दो, ठीक है, वो अपना मल्टीप्लाई करके करेगा। ये पहला विषय है। बाकी ये जो अभी मस्टर्ड के कोई एग्जाम्पल दिए, कहाँ राजस्थान में खेती कर रहे हैं, तो आप जीएम का बीज बिना अनुमति के आपने फिल्टर कर लिए क्या? आप हाइब्रिड सीड और जीन के ये जीएम के ये मिक्स क्यों कर रहे हैं? गुमराह नहीं करना चाहिए जनता को। हाइब्रिड अलग है और जीएम अलग है। जीएम अलग है, पर वो कह रहे हैं कि दोनों में जेनेटिक इंजीनियरिंग है। होता है इंजीनियरिंग, वो नहीं होता है, वो जेनेटिक मिक्स होता है। वो इंजीनियरिंग ये काट के जीन लेकर इधर से लेकर इधर नहीं डालते हैं। उसमें जो जीएम में जो सबसे बड़ा खतरा है, जो हेल्थ के लिए खतरा है, बता दो एक अभी हेल्थ वाले पे आते उसको नहीं। पिंटल साहब ने कहा मिश्रा जी कि अगर हम ये बीज ना लाते तो जिस तरह से आबादी बढ़ी है, कृषि का क्षेत्र कम हुआ है, तो उत्पादकता हम नहीं बढ़ा पाएंगे, हम लोगों को उस तरह से भोजन खाद्य सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। इनके कहने का भाव ये था। इसके काउंटर में जवाब इसके काउंटर में कर रहे हैं, ये मेरा बोलना है। ये अधिक उपजाऊ वाला तकनीकी है क्या? अच्छा, आप विश्व में किसी भी वैज्ञानिक को पूछे, जेनेटिक इंजीनियर वाला जो फसल होता है, ये जो टेक्निक है, अधिक उपजाऊ वाला टेक्निक है क्या? एवरीबॉडी सब ने बताएंगे कि नो। अगर ये अधिक उपजाऊ नहीं, जितने आपके ये जो 15 फसल को अनुमति दे रहा था जीएसी, आप लिस्ट देखिए, क्या क्या उनका परीक्षण करने वाले हैं? कोई इंसेक्ट रेजिस्टेंस, कोई पेस्ट रेजिस्टेंस, कोई उसमें कोई मिनरल्स थोड़ा अधिक बढ़े उसका कोशिश कर रहे हैं। कोई भी एक प्रयोग दे दे कि ये अधिक उपजाऊ वाला प्रयोग हम ले रहे हैं, इसलिए हमको अनुमति दे दो। ये जितने फसल अभी ये अनुमति दे रहे हैं क्षेत्र परीक्षण के लिए, किसी भी एक उसमें नहीं है जो कि अधिक उपजाऊ के लिए हम परीक्षण की अनुमति दो। ठीक है,
ये विषय है। सर मैं एक मिनट आ रहा हूँ। देवेंद्र जी, आपसे 2 सवाल करना है पेंटल साहब और मिश्रा जी के सवाल के संदर्भ में, कि एक जो उन्होंने पुराना उदाहरण दिया कि हम उत्पादकता बढ़ाने के लिए पहले भी इस तरह की मिक्सिंग करते रहे हैं और दोनों ही जेनेटिक्स हैं दोनों ही एक ही तरह से। एक वो कह रहे हैं कि हाँ, हम मोनोपोली के सवाल को अगर हल कर लें, अगर एक कंपनी के पास बीज ना हो और कीटनाशक खरीदने की बाध्यता ना हो, तो क्या ये इसको आजमाया जा सकता है? देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि भाई अगर मैं गलत नहीं हूं तो सवाल ये था कि, दोबारा बोलेंगे आप रवीश जी, मैं भूल गया। नहीं, अभी जो पेंटल साहब ने कहा कि हम पहले भी मिक्सिंग करते रहे हैं उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। मिश्रा जी ने एक उदाहरण दिया कि हम 4-4 हजार 2,500 हजार की वैरायटी वाले देश रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये मोनोपोली वाला इशू। जी, मैं आपको वही बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल मैं समझ गया। देखिए, मैं भी प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स पढ़ा हुआ हूं, ये डॉक्टर दीपक पेंटल जानते हैं। अच्छा। और जब हम जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग करते थे, तो मैंने आपसे पहले कहा गेहूं को गेहूं से क्रॉस करते थे। हाँ जी, लेकिन अब जो मैंने आपसे कहा था, जो उन्होंने कहा कि ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। अब देखिए, एक राइस के उसमें प्लांट में औरत का जीन डाल दिया गया, लैक्टेशन वाला, और उससे साइंटिस्ट अब बोल रहे हैं कि साहब इससे डायरिया कंट्रोल होगा। अब बताइए, नेचर कभी अलाउ करता है कि औरत का जीन क्रॉस हो राइस के साथ? ये बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी जो लेबोरेटरी में विकसित की जा रही है, इसके अभी तो दुष्परिणाम किसने समझे नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। जो आप फिर हंस रहे हैं, आप कुछ अंधविश्वास तो नहीं फैला रहे हैं। हम उसमें कर, दूसरी बात ये थी, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, फसल का इससे नहीं हुआ ऐसा। दूसरी बात ये है कि पैदावार की बात होती। हाँ, राइट। मैं आपको फैक्चुअल दे सकता हूं, अभी मैं लेके नहीं आया, कल चाहेंगे तो मैं दे दूंगा उनको। ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है रवीश जी, कि दुनिया में पैदावार की बात देखिए आप, दुनिया में 7.3 बिलियन पीपल हैं आज, पॉपुलेशन जो हमारी प्लेनेट की है। हाँ। पिछले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का डाटा देखिए तो हम 13.5 बिलियन लोगों के लिए फूड पैदा कर रहे हैं। डबल द पॉपुलेशन के लिए हम ऑलरेडी फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इशू क्या है कि इशू ये है कि भाई वो फूड जो है लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा, उसमें से 40% क्यों वेस्ट हो रहा है और किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। ये जो जीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये इशू तो है ही नहीं है। किसान तो मर रहा है हमारे देश में, किसान खेती छोड़ रहा है, और हमारे देश में ये कहा जा रहा है साइंटिस्टों द्वारा कि साहब हमारे ये नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। नई टेक्नोलॉजी से किसान की इनकम नहीं बढ़ेगी। पिछले 50 साल में देख लिया है हमने, वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन में पार्लियामेंट में की रिपोर्ट कहती है कि 2,400 रुपए प्रति फैमिली किसान की मंथली इनकम है। मैं जानना चाहता हूं आज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की क्या इनकम है। किसान हमारे यहां पर 3 लाख मर चुके हैं। किसान आत्महत्या कभी साइंटिस्ट की सुनी है आपने कभी होती हुई? क्यों नहीं हमारे साइंटिस्ट, अब देखिए जितनी भी रिसर्च मैं देखता हूं यूनिवर्सिटीज में बात होती है, वहां जीएम रिसर्च की बात होती है। ये कभी सुसाइड पे उन्होंने किसानों की आत्महत्या पे कभी डिस्कशन किया हो? क्यों? इनके पास समय नहीं है उसके लिए। ये सिर्फ जीएम की बात करते हैं क्योंकि इसमें सबका एक वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, देश का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और साइंटिस्टों को भी ये समझना है कि देश उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आइए, मदद करिए किसान की। मुझे एक बात बताइए कि जब इससे, क्या ये बात प्रमाणित बात है कि इससे उत्पादकता नहीं बढ़ती है? अगर नहीं बढ़ती है तो ये क्यों है फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इन राष्ट्रवादी संगठन जैसे हैं, भारतीय किसान मंच है या स्वदेशी जागरण मंच है, RSS है, इनकी मैं बहुत ही इज्जत करता हूं दिल से। मैं इनके कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं। हाँ। और परिचित भी हूं, मित्र भी हूं, लेकिन कार्यकर्ता ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी बातें यहाँ कही गई हैं कि उत्पादकता नहीं बढ़ती है, इसका एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। हमें अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। 2002 में बीटी कॉटन इस देश में इंट्रोड्यूस हुआ और एनडीए सरकार ने ही इंट्रोड्यूस किया था, जो भारत के किसानों को बीटी कॉटन दिया। और उसमें एरिया में बहुत मामूली वृद्धि हुई, लेकिन उत्पादकता में 2.5 गुना ज्यादा वृद्धि हुई। और भारत जो कपास आयात करता था, वो अब कपास एक निर्यातक देश बन गया। कई बार फेल हुआ है, आपको ये भी पता होगा। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल फेल बीटी कॉटन की मैं केवल वो एक ही फसल है जो कि अप्रूव्ड है इस देश में। इसके बाद तो कोई अप्रूव ही नहीं हुई, क्योंकि बाद में तो फिर हम दुविधा की स्थिति में चले गए। ठीक है, पिछले कई सालों में। तो वो निर्विवादित सत्य है कि कपास का उत्पादन 2.5 गुना बढ़ा है। और एरिया में थोड़ा सा ही हुआ। तो उत्पादकता के 2 पहलू हैं, एक तो यील्ड पोटेंशियल का बढ़ना और दूसरा लॉसेज को कम करना। तो जब तक कि हमें प्रति हेक्टेयर उपज ज्यादा हो गई तो उसको हम कह सकते हैं कि उत्पादकता बढ़ी है। और कपास के क्षेत्र में कम से कम यह निश्चित ही बढ़ी है। और जहां तक किसानों की आत्महत्या का सवाल है,
ये आप वो केवल छोड़ दीजिए, अभी आप इसी पे रहिए, ठीक है, इस समय नहीं हाँ, है तो इसी पे, उत्पादकता इसमें बढ़ी है। हाँ। और दुनिया में इस समय काम हो रहे हैं बहुत तेजी के साथ। जो C3 फसलें होती हैं, जैसे धान और गेहूं में बायोमास कम अकुमुलेट होता है, और वहीं पे मक्का है, ज्वार है, गन्ना है, उतने ही महीने में वो दूना से ज्यादा बायोमास अकुमुलेट करते हैं। तो रिसर्च हो रहा है जिसमें हम C3 फसलें जो होती हैं, जिसमें फोटो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ये सब जीएम के माध्यम से होगा। ठीक है। और भविष्य में जो हरित इकोनॉमी वो आएगा कि आईफोन से ही खेती और फसल उग जाएगा। नहीं, आईफोन से नहीं होगी, लेकिन अगर हम तो आपकी बातें अगर हम आधुनिक हाँ। अगर हम आधुनिक विज्ञान को अगर दरकिनार कर देंगे, अगर इसमें नहीं, अगर वो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी विज्ञान के खिलाफ कोई बात कहा कही है, लेकिन अगर पर विज्ञान की बात करने से हम ये मतलब ना निकालने कि जो विज्ञान कह रहा है हम उसको मान ही लेंगे, है ना? नहीं, विज्ञान का वो मतलब नहीं मान जीएम सकते ना। पर्टिकुलरली जीएम को समर्थन करते हैं वही विज्ञान बोलते हैं, ये बात नहीं है। पर इन्होंने जो कॉटन का मैं वही बोल रहा हूँ। आप नवंबर 26, 2012 का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिपोर्ट ले लीजिए। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उन्होंने बताया कि 40% बीटी कॉटन का फेलियर हुआ, लॉस ऑफ द बीटी कॉटन प्रोडक्शन। अच्छा, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। आप ये कहां से रिपोर्ट लाते हैं कि हम बढ़ रहा है हमको पता नहीं। मंसांटो कंपनी स्वयं भी प्रेस रिलीज करके बता चुका है कि हमारा यील्ड कम हो रहा है। और जो पिंक बोलवर्म के लिए उन्होंने जो बीटी कॉटन का लॉन्च किया था, वो पिंक बोलवर्म रेजिस्टेंट हो चुकी है, इसलिए वो सेकेंड जनरेशन के लिए जा रहा है। इसलिए वो प्रोडक्शन के साथ जो पहले 1-2 साल का क्या रिकॉर्ड है हमको जानकारी नहीं है। जो अभी आ रहा है, आप आंध्रा जाइए, गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, आप फील्ड भी सर्वे कर लीजिए, रिपोर्ट ले लीजिए, उत्पादकता कम हो रहा है और ड्रास्टिकली कम हो रहा है। इसलिए ये ऐसा ही गलत माने प्रचार करना ये गलत है, मेरा बोलना है। जैसे यहाँ बताया गया यूरोपियन कंट्रीज ढूंढ लो, मार्च महीने में, इसी साल मार्च महीने में जीएमओ कॉर्न जो है फसल है, उसको फ्रांस की गवर्नमेंट ने बयान लगाया। अब ये कोशिश में है कि सारे यूरोपियन कंट्री इकट्ठा करें मोनसेंटो के अगेंस्ट में। तो ये नहीं है कि दुनिया भर में चलता है, हम क्यों पीछे रहें। काफी कंट्रीज है, लिस्ट अगर आपको जानकारी है तो मैं दे दूंगा आपको बाद में, कहां बयान लगा हुआ इसके ऊपर। अमेरिका में, पूरा अमेरिका में भी उसका खेती नहीं हो रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून। इसमें एक बात है कि हमारे देश में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी या साइंस के खिलाफ रख के एक तरह से उनको पेंट किया गया, ठीक है। लेकिन वो सही उदाहरण दे रहे हैं कि अगर दुनिया में अगर 25 साल के बाद भी ये मतलब इंस्टेबिलिटी है, कोई सर्टेन नहीं है, अनिश्चित है अभी भी लेके जीएम को लेके कि यहाँ तक सही है कि नहीं है, वहाँ तक सही है कि नहीं है, तो फिर हम क्यों इतनी जल्दी में हैं? देखिए, जल्दी तो कोई है ही नहीं, हमारे देश में किसी चीज की जल्दी नहीं होती, इसलिए हम लूज करते हैं। लूज करने की बात नहीं है, बिल्कुल लूज करते हैं। अगर हम उनका ही एक्सपीरियंस जो है वो श्योर शॉट नहीं है, हम ले ही नहीं रहे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इसको मुद्दा बनाना चाहता हूं कि कनाडा में रेप सीड रिलीज हुआ हाइब्रिड बनाने के लिए बार्नेस बास्टर बार जीन यूज करके। हमने वही जीन्स यूज की, हमने 25-30% दिखाया, ये कह रहे हैं कि हमने ऐसे ही लगा दी, पूरी इजाजत के साथ लगाई पूरी। प्लीज अब मेरे को फसल के लिए आपने इजाजत ली है, फील्ड ट्रायल बिल्कुल ली है। आप देखिए, ये तो गैर कानूनी हो गया। फिर गैर कानूनी आप कैसे कह रहे हैं? आप सरकार किसी को अनुमति नहीं दिया है, किसी भी सरकार को अनुमति नहीं दिया है। वो बोलने के हमने किए हैं इतना इंफॉर्मेशन। एक बात बताइए, आपने एक उदाहरण दिया सेलेक्टिव कि उसमें उत्पादकता बढ़ी है, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि नहीं। मैं उसके पे भी चला जाता हूं, आपको मेरा एग्जांपल अच्छा नहीं लग रहा, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये कहना कि बीटी कॉटन से समृद्धि नहीं आई है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। मैं इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करता हूं। आप इनसे भी डेटा ले लीजिए और मेरे से भी डेटा लीजिए, सरकार से भी डेटा लीजिए और फिर एक डिबेट करवाइए। और इसीलिए शिव विश्वनाथन ने कहा है ना कि हर पॉइंट पे अलग अलग लेवल पे बहस हो सकती है, इसलिए मैं क्योंकि जो हम यहाँ बात कर रहे हैं दैट इज एंटी साइंस। नहीं ऐसे मैं तो ये पूरा साइंस का ही स्टूडियो है, मैं एंटी साइंस कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, वो हमें साइंस चाहिए, सेल फोन हमें नया से नया चाहिए, लेकिन कृषि में हम अपने फार्मर्स को कुछ नया नहीं ये गलत। आप जनरल बात कर रहे हैं सर। मैं जनरल नहीं, ये जनरल बात नहीं। खेती में किसान टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं है, सिर्फ मुद्दा यहाँ जीएम टेक्नोलॉजी का है। किसान टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं है, जो ब्रोकर्स हैं वो विरोधी हैं, जो ब्रोकरेज में पड़े हुए हैं वो विरोधी। दुनिया में ये जो 4 कंपनियां बनाती हैं, क्या इन 4 कंपनियों का विकल्प कोई सरकार खड़ा कर सकती है क्या? बिल्कुल। जैसे आप मुझे बताइए
कि जब तक इन 4 कंपनियों के हाथ में आप देना चाहेंगे अपने किसानों की बिल्कुल नहीं देना स्वतंत्रता को? चाहेंगे, इसीलिए तो हम चाहते हैं। आप भी कह रहे हैं ना, आप सपोर्टर होते हुए भी कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में बने। हाँ, और जब प्रतिबंध बाद में उसका लगेगा, विनिवेश कर दिया जाए। अगर हम अपने देश में प्रतिबंध लगाएंगे तो पब्लिक सेक्टर में नहीं बन पाएगा, ये कंपनियां बाहर बना के फिर लाके हमें ही बेचेंगे। ठीक है, वो डर मुझे ज्यादा है। हम चाहते हैं कि हमारा देश शक्तिशाली समृद्ध बने, खुद बनाए। बिल्कुल ठीक है देवेंद्र, अगर मेरे पास समय कम है, अगर सिंह साहब की इस बात को एक मौका दिया जाए कि अगर हम खुद बनाएं पब्लिक सेक्टर यूनिट की तरफ से, तो क्या ये इस आइडिया को ट्राई किया जा सकता है क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हमारे साइंटिस्ट खेत में जाना शुरू करें। हमारे देश के साइंटिस्ट खेत में जाते ही नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मैंने कई बार कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एग्रो इकोलॉजिकल मॉडल आंध्र प्रदेश में है, जिसमें 36 लाख एकड़ में खेती होती है, जिसमें कोई केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता। उसमें से 20 लाख एकड़ में खेती होती है जिसमें कोई फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होता। 60% पेस्टिसाइड आंध्र प्रदेश का रिडक्शन हो गया है उसमें स्टेट में। किसानों की हालत सुधर गई है, पर्यावरण साफ हो गया। क्या ये टेक्नोलॉजी नहीं है? इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में क्या तकलीफ है साइंटिस्टों को? क्यों नहीं साइंटिस्ट खेत में जाते और ऐसी टेक्नोलॉजी लाते हैं जिसमें कोई आत्महत्या नहीं होती है? देखिए पिछले 10 सालों में कोई आत्महत्या नहीं हुई उस इलाकों में जहां पर हुआ है ये जो कि मैं इलाके हैं उसमें आत्महत्या नहीं है। इस बात में मैं दम है, बिल्कुल गलत बात में इनके दम है। सॉरी, हमारा किसान इतना सक्षम नहीं है कि उसे हम लाखों और इतने महंगी टेक्नोलॉजी के सामने एक्सपोज कर दें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, जर्मनी सबसे ग्रीन कंट्री माना जाता है जहां ऑर्गेनिक फूड पर भी बड़ा काम हो रहा है। 16,000 टन 12 मिलियन हेक्टेयर में यूज करते हैं हर्बिसाइड जर्मनी, हमारा सिर्फ 6,000 टन है। हम कैसे कह रहे हैं कि हम ये बाहर की कंट्रीज बस ये उत्पादकता वाले एंगल पे मैं आज करना चाहता हूं, मैं इसको और अलग अलग लेवल पे जाऊंगा। मुझे एक बात लग रहा है, इस बात समझ में आई है कि ये सारे हेल्थ को मिला के इसको मिला के नहीं कर सकते, पर एक मुकम्मल राय तो नहीं है उत्पादकता को लेकर। डेटा लाए ना, तो वो आप भी डेटा लाइए, वो भी डेटा लाइए, और यही बात हो रही है कि रवि जी, कोई भी वैज्ञानिक दुनिया में अगर आप बोल दे कि जीएम टेक्नोलॉजी आज माने ऑन टुडे, आज तक, अभी तक अगर ये हाई लीन टेक्नोलॉजी है, ये बोल दे, बिल्कुल, इसमें क्या शक है? दुनिया में मैंने पढ़ा नहीं, मैं जितना आर्टिकल में पढ़ रहा था यहाँ आने से पहले, या तो एक तो छोर पे सिर्फ तारीफ है और दूसरे छोर पे उसकी आलोचना है। लेकिन वो उनकी बात मुझे लगा कि वो ठीक कह रहे हैं कुछ हद तक कि कहीं ये दावा नहीं मिला। हो सकता है मैं 10 आर्टिकल पढ़ा, उससे क्या हो सकता है। विभाग का ये है जो मैंने आपको कॉटन का बताया, विदेश में जाने की जरूरत नहीं है, भारत में उसी कॉटन वाला विवाद है सर। कॉटन वाला एग्जांपल देके हम पूरे देश में नहीं उस तरह से स्टेप आउट कर सकते हैं। फिर हम डिबेट ही क्या कर रहे हैं? फिर बंद करवा कर सकते हैं डिबेट, क्योंकि उसमें तो कहाँ है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है सर कि नहीं हुआ, 30% फेल है। हाँ, उसका रीजन ये था कि जो हाइब्रिड वहां पर नहीं लगाने चाहिए थे, विदर्भ में जहां ड्राउट प्रोन एरिया है, वहां के लिए अलग से ब्रीडिंग होनी चाहिए। बीटी जीन ड्राउट की कुंजी नहीं है। बीटी जीन जैसे ह्यूमन बींग्स को 10-10 बीमारियां लगती हैं, फिर पहले इरिगेशन का व्यवस्था करो ना देश भर में, बाद में सोचो। हमें लगता नहीं है कि हम तैयार हैं। पानी देश के बाद हमें किसी और विषय पे जाना पड़ेगा। 65% जमीन पे इरिगेशन नहीं है, सिंचाई नहीं है, तो पहले उसके बारे में सरकार को बताओ। पर बहुत सारा अंतर विरोध है। एक तरफ प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहते हैं कि हमें पूर्वोत्तर के राज्यों को ऑर्गेनिक राज्य के रूप में बनाना है, दूसरी तरफ पिछले दरवाजे से जीएम ट्रायल की भी बात हो रही है कि वहां भी है, फिर पर ड्रॉप, फिर आलू में प्रोटीन बढ़ाना है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, अलग अलग करते रहे, इतना बड़ा देश है तो नहीं चलेगा। नहीं, मुझे लगता है कि जीएम फूड के मामले में एक लाइन बोल दे। हाँ, ये फील्ड ट्रायल के लिए क्यों इतना जिद करते हैं? अपने ऊपर क्यों ट्रायल नहीं करने 15-20 साल, फिर उसका अपने ऊपर कैसे करेंगे? छाती पर धान नहीं खा लेंगे ना, अपने लैबोरेटरी बना के खाते रहिए, फिर उसका उपयोग करते हैं। देवेंद्र, एक बार फिर से इसके एक और पहलू पे करेंगे, हेल्थ वाले पे, क्योंकि उसमें भी जो मैं पढ़ रहा था तो उसमें काफी विवाद है कि ये दावा